Good evening, everyone. Once again, I welcome you to Just Like Academia, powered by Abhimanyu IS. So, friends, as we discussed earlier, we have started a new series that is discussion of previous year question papers that we have already going on. Although I have completed my portion, but we have also started a new series entitled as judiciary preparation through multiple choice questions MCQs, राइट. उससे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा पर्पज़ ये है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs डिस्कस करें विद एक्सप्लेनेशन, सो दैट आपको आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो ब्रॉडन हो और आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाए फॉर द सेक ऑफ प्रेपरेशन, राइट. इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर ले और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग सिमिलर सच वीडियोस, राइट, innovative videos rather, ठीक है, on different topics and different subjects and different series, right, that will enhance your scope of preparation, right. So having said that, आज हम उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में सेकंड टॉपिक टेकअप कर रहे हैं. पहले तो हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, so today we are discussing second part, right, of MCQs, right, in the strict chronological order, जिसका नाम है salient features of Indian Constitution. पहले तो हमने कौन सा एवोल्यूशन किया था, आज हम बात करेंगे salient features की. salient features, तो इसका दूसरा टॉपिक पहला आपने नोट कर सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आज है हमारा जुडिशियल प्रिपरेशन थ्रू MCQs कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बट जो सब टॉपिक है दैट इज salient features ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. इसके बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हमने निकाल के आपके लिए लाए हैं, राइट, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलेगी जो आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. बिफोर वी टेक अप द रेलिवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट, तो आपको मैं थोड़ा ब्रॉडर व्यू अगर दूं रिगार्डिंग salient features ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने में. तो आपको पता है कि हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, राइट, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, राइट, on the part of the Constituent Assembly to complete this massive humongous task of writing the Constitution, right, and on whose recommendation the Constituent Assembly was set up. कैबिनेट मिशन प्लान हमने डिस्कस किया था, कितने उसके मेंबर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई, राइट, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा और कितने मेंबर्स थे, राइट, एंड एटसेट्रा वी डिस्कस्ड अंडर एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अब हम salient फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो आपको ब्रॉडर व्यू ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले लेंथियस्ट एंड बल्किएस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन विच आर extant or existing today, right, among all those constitutions, right, it is one of the lengthiest and bulkiest written constitutions, right, जिसके बहुत से reasons थे ये बल्कि इतना lengthy इतना बल्कि क्यों हुआ, right, but ठीक है, the very fact that is lengthiest and bulkiest constitution, right, क्योंकि हमारे देश में राइट इतनी डाइवर्सिटी है, कुछ वीकर सेक्शंस हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट, उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने पड़े, राइट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्दो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिंगल Grundnorm, that's main law that applies to both the center and the states, although, right, although there is a separate demarcation for the organizational structure of both the governments in the constitution, but constitution is a single document which applies to both the governments, right. Then it has borrowed extensively from its history also, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हम कहते हैं, राइट, वो ब्लू प्रिंट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हिस्ट्री ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है
जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हुआ। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। सेकेंडली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है, ऑल्दो इट्स डिबेटेबल, राइट, इट्स मियरली डिबेटेबल नाउ कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली फेडरल और क्वाजी फेडरल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या होती है, क्या फीचर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, वो भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलेंट फीचर है, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ collective responsibility, right? Any system of the government which is responsible, right, is called as parliamentary form of the government, right? Then we have single integrated judicial system which establishes a hierarchy of courts with the Supreme Court at the top, followed by subordinate courts down the line, up to the up to the subordinate courts, at the what do you call it, the district level, राइट। इस तरीके से हमारे कोर्ट की हायरार्की है, वो भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलेंट फीचर है। देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, वेर इन एवरी सिटीजन, राइट, irrespective of any distinction on the basis of caste, color or any other consideration, is entitled to vote, ठीक है, in the parliamentary or the assembly elections, right? Then our constitution also establishes another salient features, right, a three-tier government wherein we have two types of governments already there, that is central government and the state government, but Indian constitution since 1992 also establishes third tier of government which is called local self government कहते हैं। तो ये भी एक हमारे constitution का salient feature है। Our constitution is also is also known for its other salient features like single citizenship, although the people live in different states, but for all practical purposes, when it comes to constitutional rights and entitlements, they are entitled to enjoy universal rights subject to certain exceptions because India provides for single citizenship. Then Indian constitution also provides for emergency provisions wherein on account of certain contingencies or emergencies, right, the central government assumes the entire powers, both legislative and executive, right. Even the entire federal setup of the country gets transformed into a unitary setup, right. So these are some of the salient features of Indian Constitution जो मैं आपको ये इन क्वेश्चन की डिस्कशन करने से पहले बताना चाहता था। Having said that, let's move on, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए let's move on to some of the questions from this topic, that is salient features of Indian Constitution. पहला क्वेश्चन है जी हमारे सामने, a constitution which embodies federal system, a constitution which embodies federal system has the following characteristics, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। ये अलग बात है कि इसको क्वाजी फेडरल भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा, जैसे डॉक्टर के.सी. वेयर ने कहा, राइट, वो अलग बात है, दैट इज डिबेटेबल, बट एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी फुलफिल करता है, उसके कुछ सेलेंट फीचर्स होते हैं, राइट। समझे सेलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा सेलेंट फीचर होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कि देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिनको हम एक फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं या जनरल गवर्नमेंट भी कहते हैं उसको, राइट, एंड रीजनल गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट, और वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है, नॉट मियरली एट द विम, राइट, और द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, इसलिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, राइट। Somewhere in order to ensure the supremacy of the constitution, there is always a constitutional court which acts as a federal court, that is the Supreme Court, the federal court, right? Somewhere, and at the same time, there is always a house which is allocated to the states, ठीक है, in the union legislature, जिसको हम upper house कहते हैं या federal house कहते हैं। वो सबसे important features, जो मैं आपको enumerate किए, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। उसी को टेक्स्ट में देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडीज फेडरल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल ऑफ द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो पहले आपने गिन लेना है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, एक इसमें फीचर नहीं ऐड किया है, राइट, तो आप कह सकते हो बाई कैमरल legislature, that is one of the houses of the federal
लेजिस्लेचर इज एलोकेटेड टू द रीजनल गवर्नमेंट्स दैट इज स्टेट्स, जिसको हमारे देश में राज्यसभा कहा जाता है, यूएसए में उसको सेनेट कहा जाता है, फॉर दैट मैटर इन अदर फेडरल स्टेट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा उसको भी सेनेट कहा जाता है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, अल्टीमेट सॉवरेनिटी इन इंडिया लाइज इन, राइट, ये क्वेश्चन है जी सॉवरेनिटी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, राइट, और अथॉरिटी, ठीक है, मीन्स राइट ऐसी स्टेट which does not recognize any power above it, it does not owe any allegiance to any external authority, मतलब ऐसी स्टेट जो राइट किसी और दूसरी स्टेट या एंटिटी की डिपेंडेंसी नहीं हो, राइट, वो सारे डिसीजन खुद ले सकती हो, ठीक है, चाहे वो उसकी इंटरनल डिसीजंस हैं, चाहे उसके लॉ बनाने की पावर है, राइट, उनको एग्जीक्यूट करने की पावर है, वो जब सारी अथॉरिटी सारी पावर राइट अपने पास रखती हो, उसी स्टेट को सॉवरेन स्टेट कहा जाता है। और हमारा प्रियम्बल क्लियरली मेंशन करता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, राइट, बट हियर इज अ डिस्टिंक्शन, राइट, so far as this question is concerned, right, ultimate sovereignty in India, इंडिया में sovereignty, ठीक है, sovereignty की बड़ी टाइप्स होती हैं, आपको पता है, लीगल sovereignty होती है, देन पॉलिटिकल sovereignty होती है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस निटी-ग्रिटीज। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में sovereignty किसके पास है, तो सीधा आंसर है लोगों के पास, राइट, राइट, हमारे देश में यूके की तरह ऐसा कंसेप्ट नहीं है जहाँ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का कंसेप्ट प्रिवेल करता हो। इन यूके पार्लियामेंट इज सो सॉवरन, यू नो, द सॉवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द यूके पार्लियामेंट, सो दैट राइट इट इज अबव every other law, and that's why there is no constitution in United Kingdom, because parliament is the constitution, right? कहता है पार्लियामेंट, यू नो, एडमंड बुर्क ने कहा था कि पार्लियामेंट ऑफ यूके इज सो सॉवरन एंड सो सुप्रीम दैट राइट, right, other than changing the sex of a person, making a man a woman or woman a man, right, it is competent to make and unmake any law. But India में ऐसा नोशन नहीं है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन इज द हैंडीवर्क ऑफ द पीपल, यू नो, लोगों ने ही बनाया उसको, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, दिस रिफ्लेक्ट्स द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे देश में जो सॉवरेनिटी है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो एग्जीक्यूटिव, उनको पावर मिलती है। इसलिए हमारे देश में जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है, रादर दैन इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंटेरियन कभी कभी गलत बोलते हैं कि हम सॉवरन हैं, राइट, सॉवरन वो नहीं है, राइट, दे आर मेयरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, समय इट इज़ द पीपल ऑफ द इंडिया हु डिसाइड्स विच गवर्नमेंट शैल रूल एंड विच गवर्नमेंट शैल नॉट रूल, ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए राइट हमारे देश में द सॉवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। नंबर 3, गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स बताइए। आर कॉन्स्टिट्यूशन, आगे क्वेश्चन हुई, आर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूके इज एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट बिल्कुल रिटन है, बट लाइक यूके नहीं है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो पहली चॉइस ही गलत होगी, ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। यूकेज कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड प्योरली ऑन कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड कॉमन लॉ ट्रेडिशंस, ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यू नो इट इज़ स्कैटर्ड इंटरस्पर्स्ड इन वेरियस स्टैट्यूट्स, राइट, सर्टेन कस्टम्स, यूसेजेस, या जिनको हम मैगजिम्स कहते हैं उन पे बेस्ड है, राइट, इट इज़ नॉट इम्बॉडीड, देयर इज़ नो ग्रंट नाम इन ए कंट्री लाइक यूके, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पहली चॉइस गलत है। इट इज़ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट डेफिनेटली, ठीक है, राइट, व्हेन इट वाज ड्राफ्टेड इट वाज मेड अप ऑफ 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ 8 शेड्यूल्स, राइट, तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त हमने लिखा था, राइट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नो, ठीक है, बी इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नो, ओनली, ठीक है, तो इट दिस बी स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑलरेडी, तो आंसर इज बी, ठीक है, तो हमने करेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना था किसमें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सैलेंट फीचर है।
बट सबसे पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। इंसिडेंटली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज स्टिल इन ए सेमिनल स्टेज। सेमिनल स्टेज का मतलब क्या है कि स्टिल इन द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। आप इसको नेबुलस नहीं कहे कि देयर इज अ फॉगी एरिया सराउंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट इट इज स्टिल seminal in the sense that it is still in the stage of evolution, but almost all the features of Indian constitutions, right, Indian constitution till date हमारी कोर्ट्स ने उनको बेसिक स्ट्रक्चर में इनंसिएट कर दिया है। कोई ऐसा फीचर नहीं बचा है जिसको राइट आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये आइडिया जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया था हमारी कोर्ट ने, ठीक है। इट वॉज इनएंशिएटेड यू नो for the first time in Golaknath, you know, but you know, it was a minority opinion. Golaknath में basic से कुछ judges ने कहा था कि there are certain basic features of Indian Constitution which cannot be subject to amendability of the transient majority of the Parliament, ठीक है। But it was made out absolutely clear in Keshav Nanda Bharti case, which is popularly known as fundamental rights case. उस case में right समय Sikri in fact the entire court sat, but it was headed by Justice Sikri, right, wherein certain features of the constitution, right, were enunciated, you know, as the basic structure of the constitution. उसके बाद फिर ये you know ये सिलसिला चलता रहा। केशव नंदा भारती के 73 के बाद इंदिरा गांधी राजनारायण का केस आया, उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया गया, राइट, 1975 में, wherein सेक्शन अमेंडमेंट 39th, यू नो, जो बड़ी इन्फेमस अमेंडमेंट थी उसको चैलेंज किया गया। देन उसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल केस आया, उसमें और इसको हाईलाइट किया गया, ठीक है। देन 1981 में वामन राव केस आया तो और इसको हाईलाइट किया। तो ये सिलसिला तब से चलता आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का। बट बेसिक स्ट्रक्चर एज पर दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस, केशव नंदा भारती केस में कहा था ये, राइट। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये भी उसी केस में कहा था, ठीक है, आइडेंटिफाई किया था, राइट। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहा था उस केस में, बट ऑल्दो इट वाज एम्फसाइज्ड लेटर ऑन, ठीक है, इन एसआर बोमई केस, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ऑल द गिवन ऑप्शंस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स आंसर इज डी, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर right of the constitution कहीं constitution में नहीं लिखी, always remember that it is invented by the judges, ingenuity of the judges of our Supreme Court, and that was you know that was made bare in Keshav Nanda Bharti case, ठीक है। तो it is not laid on anywhere and it is still you know seminal, ठीक है। it is not you know clearly defined anywhere, बट फिर भी टू गेट यू ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर तो आप ये कह सकते हो कि वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आइडियल्स राइट हमने प्रीएम्बल में इम्बॉडी किए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। उनकी जितने भी डायमेंशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देयरफॉर आज की डेट में एक ही एम्बार्गो है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर या लेजिस्लेचर के ऊपर कि एनी अमेंडमेंट विच seeks to dilute the basic structure, yeah, abrogates the basic structure, is absolutely no, you know, is absolutely unconstitutional. Although any amendment which seeks to enhance the basic structure of the constitution, right, वो most welcome है। Okay जी, next question है जी, Matthew J and Khanna J held that democracy was an essential feature forming part of basic structure of the constitution. It was held, ये कभी आपको ऐसा केसेस जुडिशरी में बड़े you know इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज जुडिशरी में जनरली क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यू नो के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो ये किस केस में, राइट, मैथ्यू जे एंड खन्ना जे, राइट, वेरी रिनाउंड जस्टिस ऑफ आर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने किस केस में, राइट, क्या कहा था, डेमोक्रेसी, राइट, एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन सा, डेमोक्रेसी वॉज एन एसेंशियल यू नो फीचर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसका आंसर है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, 1975 का केस है जी ये। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ब्रीफली मैं बता दूं, इस केस में इन फेमस
39th amendment of the constitution was challenged, जो under challenge थी, right, which inserted a new clause to article 329A, under which the election to the office of prime minister, speaker, right, समय was sought to be immunized from any challenge in the court of law. इसका कहने का मतलब है कि उस अमेंडमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह के इलेक्शंस को इम्यून करने की कोशिश की गई थी। तो हमारी कोर्ट ने जब ये चैलेंज हुई इन 1975, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण में केस में, राइट, तो इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि दिस इज बियॉन्ड द अमेंडेबिलिटी of the parliament's power because it violates the basic structure of the constitution. Basic structure क्या है? Basically separation of powers. ठीक है, समय parliament cannot make an amendment, right, समय which seeks to encroach upon the powers of another institution called as judiciary. ये judiciary का काम है कि ये election किसी की चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकती, जैसे अमेंडमेंट नहीं बना सकती। तो आंसर था इंदिरा गांधी, राइट, नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ये बेसिक स्ट्रक्चर की ही स्टोरी चल रही है, मतलब 73 की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद ये इंपॉर्टेंट केस आता है, राइट, तो आपको एक्सप्लेनेशन में पता लग जाएगा। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, राइट, तो इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर होती है जुडिशरी की जिस पावर के अंडर वो कोई भी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, राइट, और एनी डिसीजन मेड आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव उसको रिव्यू कर सकती है। अगर उस कोर्ट को लगता है कि सच ए डिसीजन या सच ए पॉलिसी या सच ए लॉ, पॉलिसी इंक्लूड इवन द लॉज बाय लॉज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहते हैं, या लॉ जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने बनाया है, राइट, वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंडर रिव्यू हो सकते हैं, राइट, एट द बिहेस्ट ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि सच लॉज और सच रूल्स और बाई लॉज दे आर वायलेटिव ऑफ, राइट, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर आल्सो, देन कोर्ट हैज़ अ राइट टू स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है, और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू, राइट, पहले तो आपने ये समझना है। अगर आपको पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई होता है, इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली लेड डाउन बट इट कैन बी fairly implied from Article 13 when it comes to fundamental rights, Part 3 of the Constitution. It can be implied from Article 32, wherein you have a right to challenge any law or any decision which is violative of fundamental rights in the Supreme Court. It is implied from Article 226, right? Is that clear? तो ये आप कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर इस तरीके से इम्प्लाई होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, इट इज़ नॉट लेड डाउन। बट यहाँ क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है। तो ये जरूर याद रखना कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू एब्सोल्यूट नहीं है, अनलाइक द यूएस सुप्रीम कोर्ट की पावर का, मतलब अनलाइक द यूएसए हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, ठीक है, बिकॉज ये अलग बात है कि आज की डेट में वो कंसेप्ट जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट इंडिया में भी अप्लाई होता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो लिमिटेड है, राइट, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैटेगोरिकली enunciated in Menaka Gandhi's case and subsequent cases that procedure must be fair, just and reasonable. ये procedure law के अंदर कोई arbitrary नहीं होना चाहिए, अगर वो arbitrary या unjust है तो वो procedure नहीं है, वो unconstitutional है। But still हमारे constitution में जो phrase है it is based on the doctrine of limited judicial review, that is called as a procedure established by law, whereas in USA it is the due process of law, ठीक है, which gives unlimited power to the judiciary to review any decision or any law of the Congress or any decision of the presidency, ठीक है, is that clear, right? Even the officials of the government, ठीक है, right, उनको absolute power है क्योंकि वो due process of law की doctrine के अंदर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आज की डेट में due process इंडिया में भी अप्लाई होती है मेनका गांधी केस के बाद, इतना याद रखना, राइट। नेक्स्ट, the Constitution of India embodies the parliamentary form of government because
वेरी इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर है बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री, ऑल्दो देयर आर सेवरल सच फीचर्स, बट सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मीनिंग दैट द काउंसिल मिनिस्टर जो हैं दे आर अकाउंटेबल, ठीक है, टू द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस. ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें तो काउंसिल मिनिस्टर जो स्टेट के हैं वो असेंबली को अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे. और अगर हम यूनियन पार्लियामेंट की बात करें तो हमारी सरकार जो है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, दैट इज़ काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट, इट इज़ अकाउंटेबल टू लोकसभा. ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी भी दो किस्म की होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है. किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट ऑल मिनिस्टर्स वुमेन सिंक टुगेदर. ठीक है, मीनिंग दैट द लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होती है. ठीक है, जॉइंट एंड सेवरल, राइट. इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे होती है दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन नाउ, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल कैसे होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इन्फोर्स होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है. बट इतना ज़रूर है कि इफ़ देयर इज़ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर देन इंटायर काउंसिल मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, पूरी गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा. ठीक है, ये मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ठीक है, दैट इज़ क्लियरली लेड डाउन, ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार एज यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट इज कंसर्न. तो ये फीचर होता है. तो आंसर इज काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि काउंसिल, राइट, इंडियन, ऐसे क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बॉडी इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. तो ऑलवेज रिमेंबर इट, पार्लियामेंट अगर वर्ड यूज़ होता है यहाँ इस लोकसभा की जगह तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज पार्लियामेंट इंक्लूड्स राज्यसभा आल्सो. ठीक है, तो हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी सरकार की जो है वो लोगों की तरफ होती है, लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोअर हाउस में. इसलिए हमेशा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूके की बात करते हैं वहाँ भी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल या काउंसिल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, नॉट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. तो यहाँ राज्यसभा, इसका मतलब ये होता है अकाउंटेबिलिटी का कि अगर, ठीक है, इट्स अ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली, कि आपको अपना नंबर इंटैक्ट रखना है जी हाउस में. ठीक है, अगर आपका नंबर इंटैक्ट है, जिसको आपकी मेजॉरिटी इंटैक्ट है, तो गवर्नमेंट इज सेफ, राइट. अगर जैसे ही नंबर कम हो गया देन यू हैव टू प्रूव योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू प्रूव योर मेजॉरिटी, अदरवाइज यू विल बी डिसमिस्ड ईदर बाय द प्रेसिडेंट और यू हैव टू रिजाइन योरसेल्फ. ऐसा होगा. एनीवे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर. ये वही बात आ गई जो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन बताया था, उसी का क्वेश्चन है. डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाय द जज. ठीक है, तो ये डेफिनेटली इतना आपने याद रखना है कि ये जो एस.आर. बोम्मई केस है बड़ा लैंडमार्क केस रहा हमारे देश में सो फार एज फेडरलिज्म वाज कंसर्न, बिकॉज this case presented a classic case of misuse of article 356 that is president's rule, या जिसको हम state emergency कहते हैं, उसका misuse था. ठीक है, एस.आर. बोम्मई was the chief minister of Karnataka who ultimately petitioned the Supreme Court when his government was dismissed, right, by invoking article 356. ठीक है, although right he had majority but he wasn't given any opportunity to prove his majority. इसको वो मौका नहीं दिया गया कि वह अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके. उससे पहले ही उन्होंने, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी, कौन सा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. तो देन, ठीक है, दिस केस केम टू द सुप्रीम कोर्ट और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हुए ये कहा कि फेडरलिज्म, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट, कौन सा, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, आर द बेसिक. इसमें ही सेकुलरिज्म को भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राइट. तो ये कौन सा, यहाँ क्वेश्चन इसका जस्टिस पी.वी. सावंत इन दैट कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट, separation of the judiciary from the executive has been provided. Separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. ये भी important salient feature है हमारे Constitution का.
See, कोई भी democratic constitution, right? It is particularly I'm talking about liberal democratic constitution. यहाँ constitutionalism है, ठीक है? उस देश में हमेशा separation of powers होती है. Separation of powers का मतलब ये होता है कि either the three organs of the government are kept apart, you know, without any what you call as interference of one in the functioning of other, ठीक है? Like you find in USA, या जुडिशरी को सेपरेट रखा जाता है इन सो फार एज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंसर्न, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फ्यूज होते हैं, बट जुडिशरी को सेपरेट रखा जाता है. इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट, सेपरेशन ऑफ पावर का वर्ड कहीं लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट अगेन ये इम्प्लाई होता है, राइट, समय. और सेकेंडली ये जरूर लिखा है क्लियरली Article 50 under Directive Principles of State Policy that it is the duty of the state to keep the executive, to keep the judiciary separate from the executive. एक duty है state की, ठीक है, right? In pursuance of this power, that's why we amended Criminal Procedure Code CRPC 1973, wherein a separate set of judicial magistrate were put in place as against the executive magistrate. ठीक है, तो ये याद रख लेना कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है. अदरवाइज ये प्रैक्टिस में रिवील होती है, राइट. तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एनंसिएट द डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट यू क्लास सेपरेशन ऑफ पावर्स. इज दैट क्लियर? बाकी यू नो और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ऐसा नहीं है, बट right, it is not only mentioned in article 50 by the makers of the constitution, but with the passage of time separation of powers, वही मैं आपको बताया, separation of powers has also been held by our Supreme Court in a landmark in a number of cases as one of the basic features of the constitution. तो आपको पूछा जाए कि किस केस में, तो वही इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की है दैट इज़ बियॉन्ड इट्स कॉम्पिटेंस, राइट, वो उसकी पावर के बाहर है, वो ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ठीक है. वेर इन इट डिसाइड टू बिकम ए जज इन इट्स ओन कॉज, ठीक है, एंड इट इज़ ए वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो. इसलिए उस 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था हमारी कोर्ट ने. इज दैट क्लियर? So guys, this was all about. If you like the explanations and the way we are trying to present you know, this new innovative series before you, so please do like our you know, channel, subscribe to it, and do make your fair comments so that we continue bringing such informative videos for you with the passage of time, right, and almost every day. Thank you so much. Bye bye. Catch you later.